बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्लोबल एजुकेशन हब के नाम से। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की करेंसी किस हद तक डीवैल्यूएट हो रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर और इसके फैक्टर्स क्या हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं जब डॉलर की कीमत बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़। पहले तो हम इसको देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। यानी पाकिस्तानी रुपीस जो है वो स्टेडली जो है उसमें डिवैल्यूइंग हो जाती है, मसलन एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। आज से अगर एक साल पहले की बात की जाए तो एक $1 179 या 183 रुपीज़ के राउंड अबाउट था, लेकिन आज 100 रुपीज़ जो है वो बढ़ चुका है। 100 रुपया पर डॉलर जो है वो इंक्रीज हुआ है गुज़िश्ता एक साल से। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ ने जाके कोर्ट में ये बयान दिया था कि डॉलर देखें कहाँ पहुंच गया है, 179 पे पहुंच गया है, डॉलर 200 को छूने लगा है। लेकिन अभी जो डॉलर की वैल्यू है वो तो 283, 285, 287, 290 पे भी जो है ना वो डॉलर सेल हो रहा है। ओपन मार्केट में तो 290 प्लस पे भी सेल होता है। तो पाकिस्तानी रुपीस जो है स्टेडली डिवैल्यूइंग हो रहा है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। चंद एक सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है। तो पाकिस्तान की करेंसी का डॉलर के अगेंस्ट डीवैल्यूइंग होना, इसके बिहाइंड कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉलर जो है वो बढ़ता जाता है और पाकिस्तानी रुपीस गिरता जा रहा है। इसके ना कुछ वजूहात हैं, रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन के। इसकी कुछ डेप्रिसिएशन की रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहली रीजन जो है ट्रेड इम्बैलेंस। जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आपको डॉलर ज़्यादा देने पड़ते हैं बाहर, जब आप बाहर से चीज़ें लेते हैं। और जो बाहर आप पाकिस्तानी चीज़ें सेल आउट करते हैं उनके अगेंस्ट हमें जो है वो डॉलर मिलते हैं। तो सारी ट्रेड जो है हमारी यूएस डॉलर्स में होती है। हमारी करेंसी को तो कोई मानता ही नहीं है। इंडियन करेंसी जो है देखें, अभी 18 कंट्रीज जो है दुनिया की, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये करेंसी स्टेबल है। जबकि गुज़श्ता अगर एक डिकेड से देखा जाए या 5 साल मुसलसल देखे जाएं, तो हर साल तकरीबन जो है वो डॉलर जो है 40 से 50 रुपए पर ईयर बढ़ा है एवरेज। तो जब ट्रेड इम्बैलेंस हो जाती है, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो जाती हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स तो आप तब करेंगे ना जब आप प्रोडक्शन करेंगे, जब मुसलसल प्लांट्स जो हैं आपके पाकिस्तान में जो वर्किंग कर रहे हैं वो क्लोज हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, प्रोडक्शन है ही नहीं। जीडीपी 0.2 पे चला गया, 0.2 पे। अलार्मिंग सिचुएशन, कभी हिस्ट्री में 0.2 हमारा जीडीपी नहीं हुआ। 1947 टू टेल या 1950 टू टेल हमारा कभी भी जीडीपी जो है 0.2 यानी 1 से भी नीचे नहीं गया कभी भी। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक साल के अंदर अंदर हमारे मुल्क का जीडीपी 0.2 है, जब इंडिया का 6.4 जीडीपी है। तो जब आप ग्रोथ ही नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? एक्सपोर्ट तो तब होती है जब आप कोई चीज़ें पैदा करें, वो इधर से आपके पास खरीदार उसके कम हो, या आप ऐसी चीज़ें पैदा करें जो बाहर दूसरी कंट्रीज जो हैं
फार्मर जो है वो उसको उसकी डिमांड करें, फिर वो आप उनको सेल आउट करें। जबकि जो पाकिस्तान में प्लांट्स थे वो भी क्लोज हो रहे हैं और जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती थी वो भी क्लोज हो रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क में डॉलर्स की शार्टेज हो जाती है और डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की वो सिचुएशन पैदा हो जाती है कि खरीदार बहुत ज़्यादा होते हैं डॉलर लेने वाले, और डॉलर्स जो हैं वो कम होते हैं। मसलन मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो हैं उनको पेमेंट करनी होती है, उन्होंने पेमेंट करनी होती है जो उन्होंने फॉरेन से दूसरे मुल्कों से चीज़ें ली होती हैं उसकी, तो उसकी पेमेंट करने के लिए उनको डॉलर्स चाहिए। जब डॉलर्स की शार्टेज होती है तो डॉलर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में। ओपन मार्केट में पहले इंक्रीज़ होती है, बाकी मार्केट में तो डॉलर सेल आउट की लोग काम करते हैं। फॉरेक्स में तो आते ही नहीं है लोग, जब बाहर से ही डॉलर जो है वो ट्रेडर ले लेते हैं, 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा करके, इसी तरह वो रेट बढ़ता जाता है। एक तो ये रीज़न है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में फ़र्क, एक्सपोर्ट्स आपकी कम होती हैं, इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा होती हैं। तो ये सारे का सारा प्रेशर जो है ये पाकिस्तानी रुपये पे पड़ता है। फिर पाकिस्तानी रुपीस को डीवैल्यूएट कर देता है, मुल्क को ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की बात में हमें डॉलर ही बहुत कम मिलते हैं, एक्सपोर्ट्स जब के ना होने के बराबर है हमारी, और इंपोर्ट जो है उस हमने पेमेंट तो करनी होती है, जो चीज़ें हमने बाहर से ली हैं डॉलर्स, तो उसके लिए हमें डॉलर चाहिए। नेक्स्ट जो आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप देख रहे हैं जब इन्वायरमेंट ही अच्छा, एक चीज इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा, तो बाहर से लोग क्यों आएंगे? किसी का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। जो उन्होंने पैसे मुल्क में लगाए भी होते हैं ना वो भी वापस ले जाते हैं, वो अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर देते हैं, कुछ अर्से के लिए रोक दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है ना पाकिस्तानी रुपये जो है वो डिक्लाइन कर जाता है और पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टर ही कोई नहीं, मुल्क में हालात ही नहीं ठीक, पता ही नहीं सुबह क्या हो जाना है, स्टॉक एक्सचेंज भी बैठ जाती है, उधर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं, अनसर्टेन कंडीशंस है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो जब मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर के ना आने से पाकिस्तान में जो फंड लगाए होंगे उसने, जो पहले से मौजूद इन्वेस्टर होंगे वो भी अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तो सारे का सारा बोझ जो है पाकिस्तानी लोकल करेंसी पे पड़ेगा। जब वो अपना ऑपरेशन वाइंड अप करेंगे तो उनको डॉलर्स चाहिए होंगे। 7,000 है, अगर वो किसी को सेल आउट करते हैं तो उस अगर उन्होंने कोई प्लांट लगाया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनको डॉलर्स में जो है ना वो पेमेंट चाहिए होगी। तो डॉलर्स में जब उनको पेमेंट चाहिए होगी तो वो पाकिस्तानी रुपीस में से कन्वर्ट होकर डॉलर खरीदे जाएंगे और फिर वो डॉलर लेके बाहर चले जाएंगे। तो फिर पाकिस्तानी रुपये की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और पाकिस्तानी रुपये इस सिचुएशन में भी, दूसरा पॉइंट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस सिचुएशन में भी पाकिस्तानी रुपये पे बोझ पड़ेगा और डेप्रिसिएट होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना ये एस्पेक्ट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन। ये पाकिस्तानी रुपये को डिवैल्यूएट करने में बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करता है। जब भी गुड्स और सर्विसेज की मुल्क में प्राइस बढ़ते हैं तो पाकिस्तानी रुपीस जो है ना वो डिक्लाइन कर जाता है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। ये इसलिए होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी डिक्रीज हो जाती है और ये इसको लेस वैल्यूएबल बना देता है ग्लोबल मार्केट में। तो जब पाकिस्तानी रुपीस की ग्लोबल मार्केट में वैल्यू कम होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी रुपीस जो है वो क्या कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। कि नेक्स्ट लम्हे क्या हो जाना है,
नेक्स्ट स्टेप पे हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमें अंदाजा ही नहीं है इस चीज़ का। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली जो है ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तानी रुपीस की कदर कम हो जाती है। ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तानी रुपीस की कदर कम होने की वजह से पाकिस्तानी रुपीस जो है वो डेप्रिसिएट होने लग जाता है। अदर फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस पाकिस्तान में और यूनाइटेड स्टेट में ये बहुत ज्यादा जो है ना क्रूशल रोल अदा करता है। जब इंटरेस्ट रेट यूएस में राइज करता है, इन्वेस्टर सारे का सारा पैसा पाकिस्तान से उठाकर यूएस में ले जाते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो उसका मजा उठाते हैं, अपने सारे डॉलर जो है जाके यूएसए में जमा करवा देते हैं। तो इससे जो है ये डिक्रीज करता है डिमांड फॉर द पाकिस्तानी रुपीज एंड अ डिक्लाइन इन इट्स वैल्यू रिलेटिव टू यूएस वैल्यू। पाकिस्तानी रुपीज को कोई पूछता ही नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट पाकिस्तानी और यूएस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। इट्स मीन दैट जब यूएस स्टेट का भी यूनाइटेड स्टेट का यूएसए का भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आता है, बल्कि पूरी दुनिया पे आता है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं फैक्टर्स। इन पे मैं एक एक करके डिटेल में भी बात किया करूंगा, एक एक पूरा व्लॉग करूंगा हर एक फैक्टर पे। पाकिस्तानी कर्जा, ये पाकिस्तानी रुपये को डिवेल्युएट करने में सबसे ज्यादा रोल ये अदा करता है, क्योंकि एक्सटर्नल डेट जो है उसकी पेमेंट करनी होती है और पेमेंट करने से कुछ इन्होंने यूरो बांड, डॉलर बांड, इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ बांड इशू किए हुए हैं या आईएमएफ से लोन लिया होता है। उस लोन की मद में इन्होंने इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है डॉलर्स में पे। जब भी वो इंटरेस्ट रेट पे होता है तो उसके बदले में हमें डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है, डॉलर की शॉर्टेज होने से डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर को कंसर्न इस बात से नहीं होता, इन्वेस्टर को कंसर्न होता है सिर्फ डॉलर से। और जब भी एक्सटर्नल डेट जितना बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, इन्वेस्टर जो है या लैंडर जो है जो बांड परचेज करते हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में कम होता जाता है, क्योंकि उनको डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन नज़र आने लग जाती है कि इतना ज़्यादा डेट हो गया। अगर हम गवर्नमेंट को जो है वो लोन देते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो पता नहीं वो हमें पे भी करेंगे या नहीं। तो ये सारा इन्वेस्टर का कंसर्न जो होता है कंट्री की एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि वो अपना डेट भी पे कर सकते हैं या नहीं, कहीं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या उन्होंने जो पेमेंट दी है वो डूब तो नहीं जाएगी। इससे भी पाकिस्तानी रुपये की कदर कम होती है और यूएस डॉलर की कदर बढ़ जाती है। ये पॉइंट आगे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग to the devaluation of the Pakistani rupee. Pakistan's economy is heavily dependent on foreign investment to finance its growth, and a lack of foreign investment can cause a decline in demand for the Pakistani rupee. This can cause a decrease in the value of currency relative to the US dollar. इन्वेस्टर ही नहीं आता। पाकिस्तानी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारी फाइनेंस को ग्रोथ के लिए एक समझ लें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बैकबोन समझी जाती है या ब्लड समझी जाती है हमारी इकोनॉमी का। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो हम वैसे ही बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के। अभी तो हमारे ओवरसीज हमें बहुत ज़्यादा जो है वो 3-4-5 अरब डॉलर जो है वो मंथली भेज रहे हैं। तो इमरान खान के दौर में ये बहुत ज़्यादा पेमेंट भेजते रहे हैं ओवरसीज, अभी भी भेजते हैं, लेकिन अभी उस तरह नहीं है जिस तरह जो है वो 2019, 20 और 21 में कोविड में जो सिचुएशन थी तब बेचते रहे हैं। तो लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है
हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ US डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और पाकिस्तानी रुपीज़ की कदर कम हो जाती है। कंक्लूडेड रिमार्क में यही है कि मुख्तलिफ फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट है जो US और पाकिस्तान का, इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ट्रेड बैलेंस सबसे अहम है, इंटरेस्ट रेट है, डेट बर्डन है और लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। यानी वो फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहती है कि वो सऊदीया से कुछ पैसे ले ले, UAE से कुछ पैसे ले, ताकि वो रिजर्व रखे। चाइना से कुछ पेमेंट चाहती है कि वो हमारी कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा IMF से पैसे लेती है ताकि वो डेफिसिट, करंट डेफिसिट और दूसरा डेट बर्डन जो है, जो उन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं, उसको किसी तरीके फुलफिल करें और इकानमी को और पाकिस्तानी रुपये को स्टेबल करने की कोशिश की जाए। एक और तरीका भी होता है डॉलर को स्टेबल करने का, वो मसनूई तरीका उसको कहते हैं। अभी तो वैसा नहीं कर सकते। ये पहले जो नून लीग की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इस तरह किया था कि आर्टिफिशियल तौर पे जो है ना, डॉलर की प्राइस जो है स्टेबल रखी थी 102 पे। लेकिन अभी सारे का सारा अख्तियार जो है वो स्टेट बैंक के पास है। यानी समझ लें कि इसको ओपन कर दिया है, मार्केट के बलबूते पे छोड़ दिया गया डॉलर को। एक्चुअल जैसी पोजीशन होगी डॉलर की, डॉलर होंगे तो डॉलर ज़्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपीस एप्रिशिएट होगा। डॉलर नहीं होंगे, डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, डॉलर्स की जब ज़्यादा ज़रूरत होगी, डॉलर्स की शार्टेज होगी मुल्क में, आपने पेमेंट्स करनी है, डेट बर्डन है आपके पास, उसका इंटरेस्ट रेट पे करना है, यूरो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट पे करना है, या फिर स्कूप बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट पे करना है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत में आया, या आपने इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा की हैं उनकी पेमेंट करनी है, सब के लिए हमें डॉलर चाहिए। और डॉलर्स की अवेलेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और दूसरा बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। जब हमारा मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, अदरवाइज ना कोई कॉन्फिडेंटली कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान आएगा और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा जब तक हमारे इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। इनस्टेबल सूरत में कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो अगर हम एक घर की एग्जांपल लें कि कोई बंदा बीमार है अगर कोई बंदा, तो हमें पता हो कि इसी ने हमारे पैसे जो है ना वो वापस करने हैं। अगर वो उधार मांगे, हमें पता है इसने 3-4 दिन बाद पता नहीं मर जाना है या जीना है या नहीं जीना, तो वो हमसे कहेंगे वो 1 लाख रुपया दे दें उधार। हम 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार इस बंदे को 1 लाख रुपया दे दिया तो इसका देना किसने हमें वापस। या तो देखें हम चैरिटी अलहदा बात है, आप वैसे ही दे देंगे, मैं या कोई बंदा वैसे ही दे देगा, बीमार है जी, वो इस्लाम में है हमारे। लेकिन अगर जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इस चीज़ को, तो हमें पता हो कि इसी ने हमें पैसे वापस करने हैं। तो ये भी पता होगा पता नहीं इसने 3-4 दिन रहना है, जीना है, मरना है, क्या करना है क्या नहीं। तो हम भी 100 दफ़ा सोचते हैं इसको पैसे देने चाहिए या नहीं। तो पाकिस्तान की इस तरह की सूरत हाल है कि एक बीमार मरीज़ की तरह पड़ा हुआ है, पता नहीं 2-4 दिन जो है इस गवर्नमेंट ने रहना है या नहीं रहना, या अगली गवर्नमेंट आके क्या करेगी या क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो इस सूरत में कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास, इस पर भी मैं मुकम्मल एक वीडियो करूँगा कि किस हद तक डिक्लाइन हुई है और कितनी इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मौजूद है। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उम्मीद है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन उम्मीद है कि आपके लिए मेरी ये इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल साबित होगी। थैंक यू। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाला व्लॉग आपको बर वक्त मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।